दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मुझे पता है मेरे कहने से आप करने वाले नहीं हो। अगर इतने सालों से आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब क्यों करोगे? जो लोग मुझे पसंद करते हैं उन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। खैर, आप मेरा वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करना है मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काले होठों वाले माल के शौकीन बटले शाहिद कपूर की एक फिल्म आ रही है देवा, और ये 50 किलो का आदमी देवा में एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रहा है। शाहिद कपूर को इस फिल्म में गे का रोल अदा करना था, लेकिन शाहिद कपूर ने गे का रोल प्ले करने से मना कर दिया था। शाहिद ने कहा कि इस फिल्म की कहानी चेंज करो, मैं तब इस फिल्म को करूंगा। क्योंकि जो मलयालम ओरिजिनल फिल्म है मुंबई पुलिस, उसमें जो पुलिस ऑफिसर है वो गे है। इस फिल्म का भी डायरेक्टर वही है जिसने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था, तो डायरेक्टर ने अब कहानी चेंज कर दी है। उस फिल्म में जब हीरो के एक दोस्त को पता चल जाता है कि वो गे है, तो अपनी असलियत छुपाने के लिए उसका मर्डर कर देता है। और इस फिल्म में कुछ ऐसा किया गया है कि जब शाहिद के एक दोस्त को पता चल जाता है कि शाहिद ने रिश्वत ली है, तो शाहिद अपने क्राइम को छुपाने के लिए अपने साथी का मर्डर कर देता है। आप मुझे बताइए, क्या पुलिस में रिश्वत लेना इतना बड़ा क्राइम है? आप खुद ही सोचिए भाई, पुलिस में रिश्वत लेना एक आम बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अगर एक आदमी ने दूसरे आदमी को रिश्वत लेते हुए देख लिया, तो क्या एक पुलिस ऑफिसर इतना बड़ा क्राइम करेगा कि उस अपने साथी का मर्डर कर देगा? यह कहानी किसी भी आदमी के हलक से नीचे उतरने वाली नहीं है। यह कहानी किसी भी हाल में चलने वाली नहीं है। इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है, इसमें मुझे जरा भी कोई डाउट नहीं है। जब से तेलुगु फिल्म डाकू महाराज रिलीज हुई है, तब से उर्वशी रौतेला अपने आप को इंटरनेशनल सुपरस्टार बता रही है। उर्वशी ये कह रही है कि उसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि जब उसकी फिल्म रिलीज होती है तो लोग अपना घर बार मकान दुकान बेचकर उस फिल्म को देखने जाते हैं। I have a lot of fans in US, अमेरिका, लास वेगस और स्माइल ट्रेन की वजह से इन इंडोनेशिया, और जो भी मेरा काम रहता है कैन फ्रांस में इतनी फैन फॉलोइंग है। मिडल ईस्ट में मैंने इतने सुपरस्टार्स के संग काम किया, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका। तो जो डाकू महाराज के निर्माता है उन्होंने उर्वशी की ये बात मान ली। उनको ये यकीन हो गया कि वाकई उर्वशी बहुत बड़ी स्टार है बॉलीवुड में, तो उन्होंने डाकू महाराज को डब करके हिंदी में रिलीज किया। और भाई साहब, पहले दिन इस फिल्म ने जो बिजनेस किया ना, वो सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। आप यकीन कीजिए, इस फिल्म के 99% 95 शोज पूरे दिन में कैंसिल हो गए थे, क्योंकि कोई इस फिल्म को देखने आया ही नहीं था। और पूरे दिन का बिजनेस जो हुआ वो हुआ 37,000 रुपीज। मुझे तो यह लगता है कि ये 37,000 के टिकट्स भी उर्वशी ने खुद ही खरीदे होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई इस फिल्म को देखने गया होगा। और दूसरे दिन सैटरडे को इस फिल्म ने बिजनेस किया सिर्फ 35,000 का। उम्मीद करता हूं कि अब उर्वशी को यह पता चल गया होगा कि वो कितनी बड़ी सुपरस्टार है और उसकी कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। मतलब जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, कोई कुछ भी सोचता है, कोई लिमिट नहीं है इनके सोचने की। क्योंकि शाहिद कपूर की फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है, यही वजह है कि शाहिद बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहा है, मीडिया को फेस कर रहा है। तो शाहिद लाइव आया इंस्टा पर और बताया कि उसकी एक फिल्म बन रही है विशाल भारद्वाज डायरेक्टर के साथ। शाहिद ने बताया कि इस फिल्म में उसके साथ रणदीप हुड्डा भी है, और रणदीप हुड्डा को शाहिद बहुत पसंद करता है, बहुत ज्यादा पसंद करता है। Amazing. Randeep Huda is there. How can I forget? Randeep is my buddy from his NSD days where I have also visited. So I'm very excited for the first time to be working with Randeep, but we've never worked together. और शाहिद ने यह कहा कि जबकि इस फिल्म में रणदीप हुड्डा भी है, इसको डायरेक्ट कर रहा है विशाल भारद्वाज, तो यह फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, बहुत बड़ी। विशाल भारद्वाज, yes, I am more excited than all of you. It's a very very exciting film, और हम लोगों ने अभी कुछ 5-6 दिन शूटिंग की है, but it's already feeling so special. Working with Vishal sir is always a learning experience, and it's always a special experience. मैं आपको ये बता दूं कि विशाल भारद्वाज ने आज तक कोई भी हिट फिल्म नहीं बनाई है। जितनी फिल्में भी आज तक बनाई हैं, सब की सब डिसास्टर हुई हैं। आज तक किसी भी फिल्म ने पैसे नहीं कमाए हैं। और मैं आप लोगों को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की लास्ट फिल्म थी रंगून। आपको पता ही है कैसी फिल्म थी भाई साहब। उस फिल्म के बारे में अगर आज भी मैं सोच लेता हूं ना, तो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ता हूं। तो जबकि एक ही फिल्म में रणदीप हुड्डा, शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये फिल्म कितनी बढ़िया बनने वाली है। उसकी वजह यह है कि शाहिद कपूर भी बहुत बड़ा माल का शौकीन,
विशाल भारद्वाज उससे भी बड़ा माल का शौकीन, और रणदीप हुड्डा तो इन दोनों से बड़ा माल का शौकीन। तो जाहिर सी बात है जब भी ये लोग शूटिंग करने जाएंगे, शूटिंग तो होगी या नहीं होगी, लेकिन माल की पार्टी खूब चलेगी, जबरदस्त चलेगी। और एक्चुअली हकीकत यह है कि शाहिद कपूर इसीलिए खुश है कि जब तक भी इस फिल्म की शूटिंग चलेगी, डेली माल चलेगा और जबरदस्त पार्टी होगी। शाहिद भाई एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं है। परदादा की उम्र के हीरो सन्नी देओल की एक फिल्म आ रही है, गोपीचंद जाट। इससे पहले एक नाम बहुत फेमस था, गोपीचंद जासूस, लेकिन इस फिल्म का नाम है गोपीचंद जाट। उसकी वजह यह है कि सन्नी रियल में भी जाट ही है। इस फिल्म को 3 भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है, हिंदी, तेलुगु, तमिल। उसकी वजह यह है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर है मैत्री वाले, वही जो पुष्पा 2 के प्रोड्यूसर हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने पुष्पा 2 से बहुत माल बनाया है। अब जो माल बनाया है तो उसको उड़ाना भी है, बिना उड़ाए कैसे काम चल सकता है आप मुझे बताओ। आप जरा अंदाजा लगाइए कि परदादा सन्नी देओल की फिल्म हिंदी बेल्ट में कोई नहीं देखता, लेकिन जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं उनको यह यकीन है कि तेलुगु में भी लोग इस फिल्म को देखेंगे, तमिल में भी लोग इस फिल्म को देखेंगे। और इसमें विलन वही है रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा की अच्छी दुकान चल गई है क्योंकि उसने मान लिया है कि हाँ वो विलन ही सही है, वो हीरो नहीं है। यही वजह है कि रणदीप को हर फिल्म में काम मिल रहा है। तो यह फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है और फिल्म का हशर क्या होगा ये तो आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सन्नी देओल का जो ड्राइवर है, ऑफिस बॉय है, नाई, धोबी, कसाई, हलवाई, सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी सन्नी की फिल्म नहीं देखते। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। बॉलीवुड में एक पुराने जमाने की एक्ट्रेस है जो बेचारी बुढ़िया हो चुकी है, लेकिन जाहिर सी बात है हीरोइन है, तो बुढ़ापे में भी उसको ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की हिंदुस्तान में कोई दूसरी है ही नहीं। तो वो जहां भी इंटरव्यू देती है वहां ये बताती रहती है कि वो किस कदर सुंदर है, किस कदर खूबसूरत है। और इस हीरोइन का नाम है मीशा पटेल। इसने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि एक्चुअली सलमान खान को मुझसे शादी करनी चाहिए क्योंकि मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की तो बॉलीवुड में कोई है नहीं। मैं हंस रही हूँ तब से, ये कई महीनों से चल रहा है कि अमीषा पटेल एंड सलमान खान, द 2 एलिजिबल बैचलर्स, द मोस्ट गुड लुकिंग पीपल शुड गेट मैरिड, सो वी हैव गुड लुकिंग न्यू जनरेशन। मैडम जी कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो सोचिए बोलने से पहले। कुछ भी बोल रही हो, हद हो गई। मैडम जी आप यकीन कीजिए, आप इतनी सूख गई हैं कि आज की तारीख में आप ऐसी दिखती हो जैसी चील। तो अगर किसी ने आपको बेवकूफ बनाने के लिए यह कह दिया है कि आप बहुत सुंदर हो, तो आप यकीन कीजिए वो महा झूठा है, मक्कार है। अमीषा ने अपने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि वो बहुत बड़ी सुपरस्टार है, आज की तारीख में भी बहुत बड़ी सुपरस्टार है। ऊपर वाले क्या क्या दिखाएगा एक ही जीवन में, क्या क्या सुनवाएगा। हमेशा जी आप सुपरस्टार हैं, आप स्टार हैं। अरे मैडम जी आप 10वें नंबर की भी स्टार नहीं है, 50वें नंबर की भी स्टार नहीं है। आप यकीन कीजिए आप तो 110वें नंबर पर भी नहीं आती। तो आप ऐसा मजाक मत कीजिए कि आप बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं। ना करिए ऐसा मजाक प्लीज। बॉलीवुड के बच्चे कितने कमाल के हैं ये आमिर खान के बेटे जुनैद ने दिखा दिया है। एक्चुअली जुनैद अपने बाप के साथ बिग बॉस पर आया था अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, जिसका नाम है चुतियापा। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि लड़का लड़की अपने फोन चेंज कर लेते हैं एक दिन के लिए, और एक दिन के बाद जो डिसाइड करते हैं वही कहानी है। तो जब सल्लू ने आमिर का फोन लिया और उसने कहा कि तेरे फोन में तो कुछ होगा ही नहीं, तो आमिर खान के बेटे ने कहा कि नहीं इनके फोन में बहुत कुछ होगा, इनकी 2 एक्स वाइफ हैं, उनकी बहुत सारी गालियां भरी पड़ी होंगी। आप अंदाजा लगाइए बेटा बाप की ये इज्जत करता है। बेटे को पता है कि बाप डेली कितनी गालियां खाता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आमिर खान ने भी अपने बाप के साथ ऐसा ही कुछ किया था। आमिर खान ने मरते दम तक अपने बाप से बात नहीं की थी। आमिर खान ने बाकायदा एक लीगल नोटिस निकाला था, दुनिया से कहा था कि मेरे बाप के साथ कोई भी डील नहीं करना, मुझे मानकर। अगर किसी ने मेरे बाप के साथ कोई डील की तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो जो आमिर ने अपने बाप के साथ किया था वो उसका बेटा उसके साथ जरूर करेगा। भाई साहब ये हो ही नहीं सकता कि जो आपने अपने बाप के साथ किया हो वो आपका बेटा आपके साथ ना करे, होना ही होना है। इंदौर में एक कंपनी थी ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी।
इसके पूरे इंडिया में 256 ऑफिस थे और इस कंपनी को प्रमोट करने वाला था श्रेयस तलपड़े। अब यह कंपनी लाखों लोगों के हजारों करोड़ रुपए लूटकर भाग गई है, यानी कि जो इसके ओनर थे वो भाग गए हैं, कंपनी बंद हो गई है। यही वजह है कि जो इस कंपनी के ओनर थे उन पर तो एफआईआर हुई ही, लेकिन साथ ही तलपड़े पर भी एफआईआर हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस तलपड़े को अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी। आज दुनिया भर में हिंदुस्तान की वो 10 लड़कियां छाई हुई हैं जो एडल्ट फिल्मों में काम करती हैं और उनके नाम है ये: अवेशी जैन, शिखा सिन्हा, थिया डिसूजा, अनुपमा प्रकाश, अंकिता दावे, नेहाल वदोलिया, रूबी भराज, मानवी चुग, कास्तूरी छेत्री, इरा सोने। और पता है हिंदुस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है? यह हो रहा है सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तान के नेताओं ने सनी लियोनी को इंडिया में रहने की इजाजत दी, उसको इंडिया में रखा। जब वो यहां आई थी, अगर उसी वक्त उसको डिपोर्ट कर दिया जाता तो जितनी भी लड़कियां थी उनको यह पता चलता कि भाई ये काम करना गलत है। अगर कोई भी लड़की ऐसा काम करेगी तो उस पर केस हो सकता है, वो जेल जा सकती है। लेकिन जब सनी लियोनी हिंदुस्तान में रह रही है, जो आज भी अपनी वेबसाइट पर अपनी फिल्में बेच रही है, करोड़ों रुपए कमा रही है, तो जाहिर सी बात है बाकी लड़कियां भी वही करेंगी। भाई बाकी लड़कियां भी उसको देख रही है और उनको पता चल रहा है कि भाई सनी लियोनी को इतनी इज्जत मिल रही है तो हमें भी इज्जत मिलेगी, हमें क्यों नहीं मिलेगी? पैसा होना चाहिए, जब हमारे पास पैसा होगा तो हमें भी इज्जत मिलेगी। यही वजह है कि आज इतनी सारी लड़कियां एडल्ट स्टार्स बन गई हैं। और आप यकीन कीजिए, आने वाले 2 साल में हिंदुस्तान में सैकड़ों एडल्ट स्टार्स बन चुकी होंगी। आने वाले 2-3 सालों में हिंदुस्तान एडल्ट फिल्मों का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका होगा। और कमाल इस बात का है कि आज भी सरकार आंखें मूंदे हुए हैं, आज भी सरकार सनी लियोनी पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। आज भी सरकार सनी लियोनी को हिंदुस्तान से वापसी जाने के लिए नहीं कह रही है। मालेगांव के सुपरस्टार कैटरीना कैफ के हस्बैंड कल्लू भाई की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है छावा। छावा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, मैंने भी देखा है और इसको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि इसकी कहानी भी बादशाहों के जमाने की है। जब मुगलों ने हिंदुस्तान पर तकरीबन 300 सालों तक राज किया था, उसी वक्त में हिंदुस्तान के छोटे छोटे हिस्सों में कुछ और भी राजा थे जिनकी लड़ाई मुगलों से होती ही रहती थी। और बस उसी वक्त को लेकर, उसी लड़ाई की कहानी को लेकर इस फिल्म को बनाया गया है। यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का इंतकाल हो चुका है और मुगलों की नजर शिवाजी महाराज के साम्राज्य पर पड़ चुकी है। वो इस साम्राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते हैं। तो अब दिखाया गया है कि कल्लू भाई एक वॉरियर है और मराठा साम्राज्य को संभालने की जिम्मेदारी उसकी है, मराठा साम्राज्य को बचाने की जिम्मेदारी उसकी है। और फिर कल्लू भाई मुगलों के खिलाफ जंग लड़ता है। कल्लू भाई का फिल्म में नाम है संभाजी महाराज। ये अलग बात है कि जब इन एक्टरों को एक छोटा मोटा गुंडा भी धमकी दे देता है तो ये अपने बाथरूम में बैठकर कांपने लगते हैं, मूतने लगते हैं। लेकिन अगर इन टुच्चे कमजोर डरपोक हीरो को फिल्म में आप देखोगे तो वो अकेला ही 200-400 लोगों से लड़ जाता है, क्योंकि फिल्म में लड़ना तो होता नहीं है, कैमरे के सामने सिर्फ एक्टिंग करनी होती है और एक्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कल्लू भाई डांस भी करता है, गाना भी गाता है, ठीक उसी तरह जैसे कि पद्मावत में डबल ढोल की रणवीर सिंह ने किया था। अब मूंछों वाली रश्मिका की भी एंट्री होती है, वो कल्लू भाई के साथ चली जा रही है और कल्लू भाई कह रहा है कि यार तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, जबकि तुम्हें पता है कि मैं औरंगजेब से मिलने जा रहा हूं। भाई साहब आप फिल्म में ही मिल सकते हो कल्लू भाई औरंगजेब से, रियल में औरंगजेब के सामने जाते हैं तो जाने से पहले ही मूत देते पैंट में, आपको पता है ये। तो अब जबकि कल्लू भाई औरंगजेब से मिलने जा रहे हैं तो उससे पहले एक गाना तो बनता है। तो मूंछों वाली रश्मिका और कल्लू भाई डांस करते हैं और गाना गाते हैं। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। अब फिर से जंग दिखाई गई है और ये जंग वैसे ही हो रही है जैसे कि अजय देवगन की फिल्म तान्हाजी में हुई थी। अगर आपने तान्हाजी देखी है तो आपको याद होगा कि उस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया था कि जो मराठा सिपाही हैं वो दरख्तों पर बैठे रहते हैं, वहां से हमला करते हैं, माउंटेन्स पर बैठे रहते हैं, वहां से हमला करते हैं। इस फिल्म में भी बस वैसा ही दिखाया गया है। ये ऑलमोस्ट तान्हाजी की कॉपी है एक्चुअली। और अब मुगल सेना मराठा साम्राज्य पर हमला करती है और बहुत ही मारकाट होती है। लेकिन संभाजी यानी कि कल्लू भाई कहता है कि हम हारेंगे नहीं, हम शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके रहेंगे, हम मुगलों को हरा कर रहेंगे।
हिंदुस्तान के जितने भी छोटे छोटे राजा थे वो 300 सालों तक यही कसम खाते रहे कि वो मुगलों को हरा देंगे, भगा देंगे, लेकिन 300 साल तक उनको भगा ही नहीं पाए जब तक अंग्रेज नहीं आए। अंग्रेजों ने आकर मुगलों को हराया, मुगलों को मारा, और बस फिर से जंग होती है मुगलों के साथ। और अब कल्लू भाई एक गदा लेके कूद पड़ता है और भाई साहब अकेला ही 200-400 लोगों से भिड़ जाता है। फिल्म है, फिल्म में कल्लू भाई कुछ भी कर सकता है। कल्लू भाई अच्छा हुआ वो गुजरात की जेल में बंद गुंडे ने आपको धमकी नहीं दी, नहीं तो आप शूटिंग में भी नहीं जाते, कसम से आप यकीन कीजिए भाई। और अब कल्लू भाई की लड़ाई होती है शेर के साथ। भाई साहब शेर का जबड़ा ऐसा पकड़कर कल्लू फाड़ देता है। भाई साहब फिल्म में कुछ भी कर सकते हो आप कल्लू भाई। रियल में किसी कुत्ते से भी लड़ना मत, क्योंकि अगर कुत्ते से लड़े ना भाई साहब तो आप यकीन कीजिए कम से कम 5-7 किलोमीटर तक भागना पड़ेगा आपको जान बचाने के लिए। और फाइनली शामबाजी का भी वही अंत हुआ जो उस वक्त के ज्यादातर राजाओं का हुआ था, यानी कि मुगल सेना ने शामबाजी को पकड़ा और मार दिया। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस फिल्म में नया कुछ भी नहीं है। इस फिल्म में वही सब कुछ है जो तान्हाजी में दिखाया गया था। इस फिल्म में वही कुछ है जो शिवाजी महाराज में दिखाया गया था। इस फिल्म में तकरीबन वही सब कुछ है जो पद्मावत में दिखाया गया था, यानी कि मुगल बादशाह बहुत पावरफुल हैं, उनकी सेना बहुत बड़ी है और जो भी उनसे टकराता है वो पकड़ा जाता है, मारा जाता है। तो एक्चुअली ये एक कॉस्ट्यूम ड्रामा है, इसके अलावा इस फिल्म में कुछ नहीं है। 2-4 दफा जंग दिखाई जाएगी, बात खत्म। हाँ ये मैं मानता हूं कि ये फिल्म महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया बिजनेस करेगी, लेकिन बाकी जगहों पर यह फिल्म अच्छा बिजनेस करने वाली नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस फिल्म का फ्लॉप होना तय है, गारंटी है, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सैफ अली खान का केस आज की तारीख में मीडिया की हेडलाइंस बना हुआ है। मीडिया में इसी केस के बारे में चर्चा हो रही है 24 आवर। और अब लीलावती हॉस्पिटल से एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि सैफ अली खान को उसका बेटा हॉस्पिटल लेकर नहीं गया था, बल्कि उसका मैनेजर लेकर गया था जिसका नाम है अफसर जैदी। हॉस्पिटल की रिपोर्ट के मुताबिक सैफ अली खान हॉस्पिटल में गया 4:11 पर मॉर्निंग में, जबकि आप सभी जानते हैं कि सैफ अली खान ने भी ये कहा है, पुलिस ने भी ये कहा है कि तकरीबन 2 बजे कोई आदमी उसके घर में घुस गया था और उस पर हमला किया था। तो यानी कि सैफ 2 बजे से 4 बजे तक हमला होने के बावजूद, जख्मी होने के बावजूद अपने घर पर ही बैठा हुआ था। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे कमेंट्स में दे रहा हूं, वो वीडियो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है इस केस की। शत्रुघ्न सिन्हा अपने वक्त में बहुत बड़ा स्टार था और जब वो कभी स्टार हुआ करता था उस वक्त उसका प्यार हुआ करता था रीना रॉय, लेकिन शत्रुजी ने शादी रीना रॉय से नहीं की। शत्रुजी ने एक इंटरव्यू में खुद ही बताया कि मैं आखिरी मिनट तक कंफ्यूज था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रीना रॉय को छोड़ दूं या उससे शादी करूं, मैं रीना रॉय के रहते हुए किसी और लड़की से शादी करूं क्या। और शत्रुजी ने बताया कि बिल्कुल आखिरी मोमेंट में मैंने ये फैसला किया कि हाँ मुझे किसी और लड़की से ही शादी करनी है, तब मैंने सोनाक्षी की मां से शादी की। लेकिन शत्रुजी ने यह कहा कि जब मैं शादी के बाद रीना से मिला तो रीना ने मुझसे कहा कि जब तुम ये कहते थे कि तुम मुझे प्यार करते हो तो फिर शादी किसी और से क्यों की। जब आपने शादी किसी और से की तो इसका मतलब यह है कि मैं आपके लिए सिर्फ खिलौना थी। अब मुझे यह नहीं पता कि शत्रुजी ने यह बात अब क्यों बताई, लेकिन इस बात को बताने से शत्रुजी का कोई फायदा नहीं हो रहा है बल्कि नुकसान हो रहा है। लोग शत्रुजी के बारे में गलत सोचेंगे। कुछ सालों पहले सुभाष घई ने एक फिल्म बनाई थी सल्लू और कैटरीना के साथ जिसका नाम था युवराज। उस फिल्म का म्यूजिक बहुत ही घटिया था, लेकिन वो म्यूजिक दिया था AR रहमान ने। जब सोनू निगम से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि युवराज में आपने 3 गाने गाए थे, वो 3 गाने कैसे थे, उस फिल्म का म्यूजिक कैसा था, तो सोनू निगम ने कहा कि वो तीनों गाने वाहियात थे, उस फिल्म के सभी गाने वाहियात थे, उस फिल्म का म्यूजिक बहुत ही घटिया था। मैं भी इस बात को कंफर्म करता हूं कि जो सोनू कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, उस फिल्म का म्यूजिक बहुत खराब था। लेकिन AR रहमान को यह बात पसंद नहीं आएगी। 100% AR रहमान आगे कभी भी सोनू से कोई गाना गवाने वाला नहीं है, ये गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं। कसम रावण की एक और क्रिकेटर का तलाक होने वाला है। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये क्रिकेटर कौन है, ये सारे क्रिकेटर्स का तलाक ही क्यों हो रहा है। तो ये क्रिकेटर है अनपढ़ वीरेंद्र सहवाग। इसने 20 साल पहले आरती से शादी की थी और अब 20 साल के बाद इनका डिवोर्स हो रहा है।
इनके 2 बेटे हैं, एक बेटा मां के साथ रहता है, एक बेटा फादर के साथ रहता है। इससे पहले आपको पता है कि हार्दिक पांड्या और नताशा का डिवोर्स हो चुका है, चहल और धनश्री का डिवोर्स हो चुका है, मोहम्मद सामी का भी डिवोर्स हो चुका है, और भी ना जाने कितने क्रिकेटर्स का डिवोर्स हो चुका है। उसकी वजह यह है कि ये सारे के सारे क्रिकेटर्स एक नंबर के फ्लर्ट हैं। इन सबको दिन भर लड़कियों को मैसेज भेजने हैं, इनके पास खेलने का भी वक्त नहीं है। हकीकत यही है। तो जाहिर सी बात है फिर शादी तो चल नहीं सकती ना, डिवोर्स तो होना ही है। मैं इन लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपको दिन भर फ्लर्ट ही करना है, लड़कियों को घुमाना ही है, तो फिर शादी मत करो ना। शादी क्यों करना चाहते हो भाई साहब? अब कपिल शर्मा को भी किसी ने मेल भेजकर धमकी दी है। जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि ये कोई आदमी है विष्णु, जिसने मेल भेजा है। लेकिन कमाल यह है कि ये मेल आया है पाकिस्तान से। इसका मतलब यह है कि विष्णु ने कुछ ऐसी फिटिंग की हुई है अपने कंप्यूटर में कि अगर वो किसी को मेल भेजेगा तो पता चलेगा कि वो पाकिस्तान से आया है, इंडिया से नहीं आया है। आजकल एआई का जमाना है, साला कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि बॉलीवुड वाले इतने डरते क्यों हैं। कपिल शर्मा बेचारा कांपता फिर रहा है। मैं कपिल को ये कहना चाहता हूं कि जिसने भी तुझे मेल भेजा है सिर्फ पब्लिसिटी के लिए भेजा है, तुझे कोई कुछ नहीं कह रहा है। भाई साहब, ना ही तुझे डरने की जरूरत है, ना ही किसी को कुछ देने की जरूरत है। ये ऐसे ही कोई फालतू में पब्लिसिटी ले रहा है और कुछ नहीं है। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, उसको किसी ने नहीं मारा था, उसने खुद को गोली मार ली थी। एक कमाल की न्यूज आई है। आप सभी को पता है कि कुछ महीनों से विवेक ओबेरॉय खूब इंटरव्यूज दे रहा है, खूब अपनी पब्लिसिटी कर रहा है, दुनिया को बता रहा है कि ये आदमी कितना बड़ा आदमी बन चुका है, इसके पास कितना पैसा आ चुका है। लेकिन इसने बहुत बड़ी गलती कर दी अक्की पाजी के बारे में बात करके। इसने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार मैं और रितेश अक्की के घर पर डिनर के लिए गए थे और हम डिनर कर ही रहे थे कि अक्की हमें छोड़कर चला गया और जाकर सो गया। जब एक पत्रकार ने अक्की से पूछा कि क्या आपने विवेक के साथ ऐसा किया था, तो अक्की ने कहा कि भाई साहब, अगर किसी को मैं इनवाइट करता हूं अपने घर पर तो मैं उसको फुल रेस्पेक्ट देता हूं। जब वो मेरे घर से वापसी जा रहा होता है तो मैं बाकायदा उसके साथ जाता हूं, उसको गाड़ी में बैठाता हूं, इतनी इज्जत देता हूं। अक्की ने कहा कि शायद विवेक मेरे घर पर सपने में आया होगा डिनर के लिए, रियल में मैंने उसको कभी इन्वाइट किया नहीं। मैं विवेक ओबेरॉय को क्यों इनवाइट करूंगा? ओ भाई, विवेक भाई, इससे भारी बेइज्जती हो सकती है। एक्चुअली इशारों ही इशारों में अक्की का ऐसा कहना था कि आप लोग तो जानते ही हो कि विवेक कितना बड़ा झूठा है, कितनी लंबी लंबी फेंकता है, पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कहता है। तो अगर वो पब्लिसिटी के लिए कुछ कह रहा है तो उसको इग्नोर करो, सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अपने बॉलीवुड में एक सिंगर है जसलीन रॉयल, बहुत बड़ी माल की शौकीन है। बिना माल लिए ये कोई गाना गा ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस लड़की ने मुंबई में कोल्ड प्ले में गाना गाया, लेकिन बहुत ही बेसुरा गाया। यही वजह है कि बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े लोग भड़क उठे हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि जब इस बेसुरी को गाना नहीं आता तो इसको वहां नहीं गाना चाहिए था, इसको बॉलीवुड की इज्जत को बर्बाद नहीं करना चाहिए था। म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ने भी जसलीन को खूब खरी खोटी सुनाई, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी जसलीन को खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन मैं इन लोगों से यह कहना चाहता हूं कि भाई साहब, ऐसा नहीं है कि वो बेसुरी सिंगर है, सिंगर वो अच्छी है। प्रॉब्लम यह है कि जिस दिन उसने वहां गाया था उस दिन उसने माल थोड़ा ज्यादा ले लिया था, और जब माल ज्यादा ले लिया था तो जाहिर सी बात उसको नहीं पता था कि क्या गा रही है क्या नहीं गा रही है। तो आप लोग ऐसा सोचिए कि भाई माल के लेने से गलती हो गई है, फ्यूचर में शायद वो माल लेकर ऐसा काम नहीं करेगी। बात को समझो आप। ये तो आपको पता ही है कि भूल भुलैया का हीरो अक्षय कुमार था, भूल भुलैया 2 और 3 का हीरो है कार्तिक आर्यन। तो एक्चुअली अक्की ने एक तरह से गुस्से में आकर ये कहा कि भाई बार बार मुझसे ये सवाल क्यों पूछते हो यार? आप सभी को पता है कि जो फिल्म के बनाने वाले हैं, जो फिल्म के निर्माता हैं, उन्होंने मुझे उस फिल्म से निकाल दिया, उस फ्रेंचाइज से निकाल दिया तो निकाल दिया, बात खत्म ना। एक वक्त में धर्मेंद्र साहब की बेटी ईशा देओल भी हीरोइन हुआ करती थी। तो ईशा ने पुराना जमाना याद करते हुए बताया है कि जब मैं नई नई हीरोइन बनी थी तभी एक न्यूज़पेपर ने ऐसी खबर छाप दी थी जिसकी वजह से मुझे बहुत भारी प्रॉब्लम हो गई थी। उस आर्टिकल में लिखा था कि मैं माल का सेवन करने लगी हूं, माल की शौकीन बन गई हूं। और जब मेरी मां ने वो पढ़ा तो उनको बहुत गुस्सा आया, वो मुझ पर बहुत नाराज हुई। लेकिन मैंने अपनी मां से कहा कि आप मेरा मेडिकल टेस्ट करा लीजिए,
कि मैं माल लेती हूं या नहीं लेती हूं। ईशा का ऐसा कहना है कि मैं ड्रिंक तो जरूर करती हूं लेकिन मैंने माल का कभी भी यूज नहीं किया, और जब मैंने अपनी मां को यह कहा तो मेरी मां को यकीन हो गया कि वाकई ही मैं माल का सेवन नहीं करती। कसम रावण की, वो रिक्शा ड्राइवर भी छाया हुआ है जो सैफ अली खान को हॉस्पिटल लेकर गया था। एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसको तकरीबन 10-15 हजार रुपए का इनाम दिया और फिर सैफ ने भी उसको बुलाया, सैफ ने भी उससे मुलाकात की। लेकिन अब ये रिक्शा वाला भजन सिंह राणा फैल चुका है। अब भजन सिंह राणा ने कहा है कि सैफ को मुझे नया रिक्शा देना चाहिए। हालांकि मैं मांग नहीं रहा हूं, लेकिन सैफ का यह हक बनता है कि वो मुझे नया रिक्शा खरीद कर दे। कहने का मतलब यह है कि हर आदमी ताक में बैठा हुआ है कि उसका कहीं दांव लगे तो वो पैसे कमा ले। आप अंदाजा लगाइए, अरे भाई जब आपको 10-15 हजार रुपए का इनाम मिल गया है, बात खत्म हो गई। सैफ आपसे पर्सनली मिल लिया है, वो भी बहुत हो गया। अगर सैफ अली खान भी आपको 5-10 हजार रुपए दे देता है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अब आपको रिक्शा भी चाहिए, वो किस लिए भाई साहब? ये तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि आज की तारीख में इंटरव्यू लेने वाले ज्यादा हो गए हैं, देने वाले कम रह गए हैं। जिसको देखो उसने एक सोफा रख लिया है, एक माइक लगा लिया है और पॉडकास्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है गोविंदा की पत्नी सुनीता भी सुपरस्टार बन चुकी है, वो भी रोजाना कहीं ना कहीं इंटरव्यू दे रही है। सुनीता ने अपने नए इंटरव्यू में कहा है कि मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ही कमाल का डांसर है, और मैंने अपने बेटे से कहा है कि अगर तुझे मुझे खुश करना है तो तुझे गोविंदा से बड़ा सुपरस्टार बनना पड़ेगा। कितना बड़ा भाई साहब? गोविंदा से बड़ा सुपरस्टार। अरे मैडम जी, अरे मैडम जी, कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो मर्यादा रखिए। आप अपने बेटे को देखिए, वो मीठा दिखता है, मीठे की तरह चलता है, मीठे की तरह बात करता है। गोविंदा जितना बड़ा सुपरस्टार कैसे बन जाएगा? गोविंदा अपने वक्त का बहुत बड़ा सुपरस्टार था, बहुत बड़ा। गोविंदा वो सुपरस्टार था जिसकी लाइन से सुपरहिट फिल्में थी। तो उतना बड़ा सुपरस्टार बनना हर किसी के बस की बात नहीं है मैडम जी। आप गलत मशवरा दे रही हो अपने बेटे को, मुझे ऐसा लगता है। सुनीता ने एक और भी बहुत अच्छी बात कही कि मैं या मेरे बच्चे गोविंदा की किसी भी सलाह को नहीं मानते, क्योंकि हमें पता है कि उसकी सलाह बहुत पुरानी है। उसकी सलाह 80s 90s की है, और 80s 90s वाली सलाह अब चलती नहीं है। जो 80s 90s में फिल्में बनती थी वो अब चलती नहीं है, और गोविंदा आज तक वहीं अटका हुआ है। उसके सारे मशवरे उसी वक्त के हिसाब से हैं, तो हम उसके मशवरे बिल्कुल नहीं मानते। वो जो कुछ कहता है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। सुनीता ने यह भी कहा कि मैं सभी निर्माताओं से रिक्वेस्ट करती हूं कि मुझे काम दीजिए, मुझे भी काम चाहिए, मुझे भी हीरोइन बनना है। मैडम जी, अब आपको बुढ़ापे में हीरोइन बनना है, मतलब क्या ही कहूं, क्या ही बोलूं मैडम जी। आपकी मर्जी है, आपको जो करना है आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक वक्त में ममता कुलकर्णी बहुत फेमस हीरोइन हुआ करती थी, फिर उस बेचारी का दिमाग खराब हो गया और उसने दुबई जाकर एक विक्की नाम के क्रिमिनल के साथ शादी कर ली। अब तकरीबन 20 साल के बाद हस्बैंड को छोड़ छाड़ कर वो वापसी इंडिया आ गई है। महाकुंभ चल रहा है, बहुत सारे लोग बाबा बन रहे हैं, तो ममता कुलकर्णी भी बाबा बन चुकी है। लेकिन किन की बाबा बनी है? किन्नरों के ग्रुप से बाबा बनी है। मेरी तरफ से ममता जी को बाबा बनने पर बहुत सारी बधाई। बॉलीवुड में एक बेसुरा सिंगर है जो गाता नहीं है, गधे की तरह हिनहिनाता है, और वो है मिक्का सिंह। आज की तारीख में ये बंदा बहुत ज्यादा परेशान है, इसको हर जगह से पब्लिसिटी चाहिए। आप अंदाजा लगाइए कि सैफ के घर पर कुछ हुआ और सैफ को एक रिक्शा वाला हॉस्पिटल लेकर गया, तो ये भाई क्या कह रहा है? भाई उस रिक्शा वाले को मैं 1 लाख रुपए दूंगा, मैं 1 लाख रुपए दूंगा। किसी ने इससे पूछा, अरे भाई तेरा क्या लेना देना उस रिक्शा वाले से, तेरा क्या लेना देना सैफ से, तू उस रिक्शा वाले को 1 लाख रुपए क्यों देगा? नहीं भाई नहीं, मेरे को पब्लिसिटी चाहिए, मेरे को कोई गाना नहीं दे रहा है, तो कोई गाना नहीं दे रहा है, पब्लिसिटी नहीं मिल रही है, तो क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा, तो भाई मैं इस रिक्शा वाले को 1 लाख रुपए दूंगा। अरे मेरे भाई, अरे भाई साहब, आपके 1 लाख रुपए देने से आपको पब्लिसिटी नहीं मिलने वाली। आप यकीन करो, अब आपको कोई गाना देने वाला नहीं, क्योंकि इतना बेसुरा गाना कौन गवाएगा अपनी फिल्म में? अपनी फिल्म को कौन फ्लॉप कराएगा, आप मुझे बताओ। एक्चुअली मिक्का की प्रॉब्लम यह है कि मिक्का ने एक फिल्म बनाई है हीरो बनके। अब मिक्का जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वहां घूम रहा है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग मेरी इस फिल्म को रिलीज कर दो। वो सभी ये कह रहे हैं कि देखो भाई साहब, आप अपने घर पर सुपरस्टार हो, आपने फिल्म बनाई है तो घर पर ही रिलीज करो, घर पर ही देखो, दिक्कत कोई नहीं है, क्योंकि पब्लिक को आपकी फिल्म नहीं देखनी है और हमें आपकी फिल्म रिलीज नहीं करनी है। तो एक्चुअली मिक्का ये सब हरकतें कर रहा है पब्लिसिटी के लिए, ताकि थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल जाए और इस बेचारे की फिल्म रिलीज हो जाए। नहीं भाई साहब, होगी नहीं, यकीन करो आप मेरा।
संजय लीला भंसाली ने एक फिल्म बनाई थी पद्मावत, जिसमें शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दोनों थे। अब शाहिद कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि संजय लीला भंसाली ने मुझे दिखाने की कोशिश की थी कि रणवीर सिंह बड़ा स्टार है, मैं छोटा स्टार हूं। शाहिद ने यह कहा कि मुझे एसएलबी ने बार बार यह एहसास कराया कि मैं रणवीर सिंह से छोटा स्टार हूं, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और कभी करूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझसे बड़ा सुपरस्टार बॉलीवुड में कोई नहीं है। आई एम लेसर, मुझे ऐसा महसूस कराया गया, जबरदस्ती नहीं किया किसी ने। एज एन आर्टिस्ट, एज अ स्टार, एज एन इंडिविजुअल, मुझे ऐसा सिचुएशन में डाला गया कि मुझे ये फील हो कि मैं कम हूं, और ये मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूं। देखो शाहिद भाई, वैसे तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि डबल ढोल की रणवीर सिंह आपसे बड़ा स्टार नहीं है और एसएलबी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप यकीन कीजिए एसएलबी ने आपको लिया ही था सेकंड लीड के लिए। एसएलबी को पहले से पता था कि आपको रणवीर सिंह के नीचे रखना है, क्योंकि उस फिल्म की जो कहानी थी वो रणवीर और दीपिका की थी। आप तो जबरदस्ती बीच में घुसे हुए थे, और जाहिर सी बात है जब तुम उस फिल्म को करने के लिए राजी हो गए थे तो तुम्हें पहले से पता था कि भाई तुम्हारा सेकंड लीड रोल है और रणवीर सिंह का फर्स्ट लीड है। और शायद भाई ये तो बात मैं मानता हूं कि आप दोनों ही फ्लॉप हो, लेकिन यह भी मानता हूं कि आप रणवीर से ज्यादा बड़े फ्लॉप हो। शाहिद भाई, अब तक आपने तकरीबन 26 फिल्में डिसास्टर दी हैं, जबकि डबल ढोल की रणवीर सिंह ने तकरीबन 10 फिल्में डिसास्टर दी हैं। तो आप उससे बहुत आगे हो, आप उससे बहुत बड़े फ्लॉप हो, आप ये मान लो। तो अगर एसएलबी आपको ये बार बार एहसास करा रहा था कि रणवीर सिंह आपसे बड़ा स्टार है, तो वो गलत बिल्कुल नहीं था, बात को समझो आप। निर्माता प्रेरणा अरोरा जी ने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है, जैसे कि रुस्तम, टॉयलेट, एक प्रेम कथा वगैरह वगैरह। और अब प्रेरणा अरोरा जी एक हॉरर फिल्म बना रही है तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार सुधीर बाबू के साथ, और इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहा है जी स्टूडियोज। अगले महीने से इस फिल्म की शूटिंग चालू हो जाएगी और इस साल के आखिर में ही इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। इस फिल्म के 2 प्रोड्यूसर हैं, प्रेरणा अरोरा और निखिल नंदा। दोनों को ही इस फिल्म के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।